गया है खून का बदला खून से लेने का। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। कहते हैं मुल्क तभी सुरक्षित है जब मुल्क की सीमाएं सुरक्षित है। हमारी और आपकी आज़ादी तभी तक कायम है जब तक कि देश की सीमाएं महफूज हों। लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार युद्ध पर आमादा हो तो क्या ही किया जाए, खासकर पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार भारत से मुकाबला करने का दुस्साहस करता रहा है। 22 साल पहले 1999 में होने वाले कारगिल युद्ध की दास्तान आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। आज उन्हीं सब यादों को ताज़ा करने का और अपने वतन पर मर मिटने वाले शहीदों की शहादत को याद करने का दिन है। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर SKL न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में देखिए युद्ध की क्रमबद्ध दास्तान। 26 जुलाई 1999, इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ये दिन भारत के लिए हमेशा खास रहेगा। 2 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कारगिल की पहाड़ियों पर लड़े गए इस युद्ध की तैयारी पाकिस्तान ने बहुत पहले से कर रखी थी। 1971 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हुए थे। उसके बाद दोनों ही देश परमाणु शक्ति से भी लैस हो गए। तो भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों को सुलझाने के मकसद से 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और लाहौर समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समझौते में कश्मीर मसले को लेकर के भी हल निकालने की बात उठी। और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूं। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता ये चाहती है कि पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, एक दूसरे देश में व्यापार बढ़े, आना जाना आसान हो। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ही तरीके से कश्मीर मसले को सुलझाने की कोशिश के चलते एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा गया। कारगिल जिले की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तापमान -35 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता था, जिसके बाद दोनों ही देश के सैनिक LOC के पास पहाड़ियों पर बनाए अपने बंकरों को छोड़कर पहाड़ी से नीचे आ जाते थे। लेकिन साल 1999 में परवेज मुशर्रफ की प्लानिंग के चलते पाकिस्तानी सैनिक वहीं मौजूद रहे। और भारतीय सैनिकों के बंकरों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान के बनाए इस ऑपरेशन बद्र के तहत पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करना था।
2 मई 1999 को कारगिल जिले के बटालिक सेक्टर के गरकोन गांव में सुबह 10:42 पर ताशी नाम गयाल नाम का एक चरवाहा अपने यौक को ढूंढते ढूंढते बंजू टॉप पर पहुंचता है, जहां उसे अपनी दूरबीन से देखने पर कुछ लोगों की हलचल दिखाई देती है। 6 लोगों की घुसपैठ की सूचना सिपाही को देने के बाद भारतीय सेना ने अपने कुछ सैनिक ऊपर पहाड़ी पर भेजे, जिन्हें घुसपैठियों ने बंधक बनाकर उनको टॉर्चर किया और उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। 9 मई को घुसपैठियों की तरफ से भयंकर गोलाबारी होती है, जिसमें भारतीय सेना के बेस कैंप में रखे गोला बारूद को नष्ट कर दिया जाता है। एक ही झटके में भारत को 127 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने को मिलता है। इसके अगले दिन यानी 10 मई को पहली बार लद्दाख के प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। तब भारतीय सेना के अधिकारियों ने कुछ पेट्रोलिंग टीमों को घुसपैठियों की तलाश में भेजा। जाट रेजिमेंट के जवान भी इसमें शामिल थे। तब कैप्टन सौरव कालिया, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने ही थे और अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं ले पाए थे, वो और उनके साथी जब आराम कर रहे थे तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन सबको गिरफ्तार करके बंधक बना लिया। इतिहास में लड़े गए युद्धों की नीतियों और युद्ध के नियमों को दरकिनार रखते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों की आड़ में छिपे सैनिकों ने पहले उनकी आंखें निकाली, फिर सिर काटा गया और उसके बाद उन सब के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया गया। उस दिन के बाद से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों पर तैनात सैनिकों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी। हमारी एक गोली के बदले 10-10 गोलियां दागी जा रही थी और ये तभी हो सकता था जब स्ट्रेटेजिकल तौर पर पोजीशन बहुत अच्छी हो और बहुत मात्रा में गोला बारूद मौजूद हो। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास स्ट्रिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल गन्स, इसके अलावा मोर्टार मशीन गन्स की काफ़ी तादाद थी। 19 मई वो तारीख थी जिसे आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध की शुरुआत बताया जाता है। लगातार भारतीय सेना की तरफ से रेकी की जा रही थी। तब 24 मई को रेकी करने के दौरान सैन्य अधिकारियों को लगा कि अब थल सेना को अपनी चोटियों की पोजीशन हासिल करने के लिए एयर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि वायुसेना के लिए पहाड़ी क्षेत्र में एयर स्ट्राइक करना मौत को दावत देने के बराबर था और ये जज्बा ही होता है जो सैनिक को आभास करवाता है कि उसने फौज क्यों ज्वाइन की थी। आदेश था कि ये किसी भी हाल में करके दिखाना है, तो वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर मुंटेडालो और कारगिल हिल पर अपना सफल ऑपरेशन किया। 25 मई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी देशवासियों को जम्मू कश्मीर के कारगिल के हालात बताए। फिलहाल नियंत्रण रेखा को पार करके जाने का कोई इरादा नहीं है। समय सीमा बांधना मुश्किल है, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए और पाकिस्तान की सेना पीछे जा रही है। न्याज साहब मुझसे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि जब तक पाकिस्तान कारगिल की भूमि को पूरी तरह से खाली करके नहीं जाता, किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। तब प्रधानमंत्री ने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गंवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तब भारतीय सेना ने एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। थल सेना के इस मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया और आसमान से आग बरसाने वाली वायु सेना के मिशन का नाम ऑपरेशन सफेद सागर रखा गया। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो गई। वाइस एडमिरल माधवेंद्र की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी समूह एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची तक की घेराबंदी की गई। वायुसेना के इस मिशन का नाम ऑपरेशन तलवार रखा गया। 26 मई को ही पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से MiG-21, MiG-27, Mi-17 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी और वायुसेना के जाबाज पायलटों ने पहले एयर स्ट्राइक कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।
सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे सैनिकों के लिए ये थी कि हमें बहुत संभल कर दुश्मन की गोलियों को जवाब देना था, चाहे फिर थल सेना हो या वायु सेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी अच्छी खासी ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों की तरफ से बड़ी गोलाबारी हो सकती थी, जो सीधा इस युद्ध का रुख मोड़ सकती थी। 27 मई भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता MiG-27 लेकर जब दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचे तो एक स्टिंग मिसाइल ने MiG-27 पर हमला किया। हालांकि नचिकेता पैराशूट लेकर नीचे कूदे, पर जब वो नीचे उतरे तो वो LOC पार कर पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंच चुके थे। तब उन्हें बंधक बनाया गया, प्रताड़ना दी गई। उसी दिन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के MiG पर भी हमला हुआ और जब अजय आहूजा पैराशूट से नीचे लैंड कर रहे थे तब पहाड़ पर बैठे दुश्मनों ने उन पर हजारों गोलियां चलाकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। शहादत में आंसू तो निकलते हैं, लेकिन उन आंसुओं में गुस्सा बहुत होता है। वो लहू की खुशबू होती है, वो मिट्टी का प्यार होता है। तब भारतीय सेना ने 27 मई की शाम होते होते तोपें चलाकर पॉइंट 4590 पर कब्जा जमाने की कोशिश की। करती सेना ने पॉइंट 4590 और टाइगर हिल पर इकट्ठा हमला किया। इस दौरान कई जानें भी गई। 1 जून के बाद से पाकिस्तान की तरफ से NH-1 पर भारी मात्रा में गोलीबारी की जा रही थी। 5 जून को भारतीय सेना ने 3 घुसपैठियों को मारा तो उनके दस्तावेजों से पता चला कि ये पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक थे। अब तक सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा था कि घुसपैठिए पाकिस्तानी हो सकते हैं, पर इस दिन ये साबित हुआ कि हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। टाइगर हिल पर अपना कब्जा जमाने के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत थी, क्योंकि टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थी और भारतीय सेना उससे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर थी। टाइगर हिल पर जाने के लिए पहले एक पहाड़ी से उतरकर टाइगर हिल वाली पहाड़ी पर चढ़ना था और इन दोनों ही मूवमेंट में पाकिस्तान नजर गड़ाए बैठा था। तब सैन्य अधिकारियों की रणनीति रही कि टाइगर हिल को सामने के बजाय 3 तरफ से इसकी घेराबंदी की जाए। लगातार गोलीबारी से हमारे जवान शहीद हो रहे थे, पर फिर भी भारतीय सेना उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रही थी। नौ जून को भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में कुछ जगहों पर अपनी पोजीशन हासिल की और 13 जून को तोलोलिंग पहाड़ के द्रास सेक्टर पर सेना ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया था। 15 जून से सलाहों का दौर शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को अपनी सेना हटाने की सलाह दी। 14 से 28 जून तक लगातार सेनाओं का संघर्ष जारी रहा। 29 जून को सेना ने टाइगर हिल के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा जमाया। त्रिशूल भेदिए या 3 आवामी हमले की खास रणनीति से भारतीय सेना ने लगातार 14 घंटे संघर्ष करके 3 जुलाई की सुबह को टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की। इसमें हमने कई सैनिकों की शहादत भी देखी। उसके बाद धीरे धीरे सेना ने अपने बाकी क्षेत्रों में अपनी जीत हासिल करने की शुरुआत कर दी। 5 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौजों को पीछे हटने का फरमान सुनाया। इसके बाद 11 जुलाई को पाकिस्तानी फौजें आधिकारिक तौर पर पीछे हटने लगी और 14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की। 15 से 25 जुलाई तक घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद हमारे शहीद सैनिकों की चिताएं जलाई गई। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हमने दुश्मनों की लाशें जो हमारे क्षेत्र में थी और पाकिस्तान ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया था, हमने मानवीयता निभाते हुए उन लाशों को इज्जत के साथ दफन किया। यही फौज का नियम कहता है कि सिपाही किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए।
26 जुलाई को भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर कारगिल विजय की घोषणा की। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन भारत को इसमें विजय मिली और इसी कारण 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने करीब 527 सैनिकों को खोया और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के अनुसार उसके 357 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, तो वहीं 665 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। इसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना की वेबसाइट ने दिया था। हालांकि भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की मौतें हुई थी। ये युद्ध हमें उन जाबाजों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस युद्ध ने देश के उन निडर, निर्भीक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले रणबांकुरों को अमर कर दिया, जिनके लिए देश की सेवा ही सब कुछ था। 4 भारतीय जवान कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को इस युद्ध में अदम्य साहस के लिए सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें से 2 को मरणोपरांत ये पदक दिया गया था। कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन निके जाकाऊ कैंगरूसू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, हवलदार यशवीर सिंह तोमर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब जब बहादुरी का नाम आएगा, तब तब हिंद की सेना और उसके जवानों का नाम विश्व पटल पर गूंजेगा। कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, देश प्रेम, कर्तव्य की भावना से। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले बलिदानी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। इस खास दिन पर कुछ पंक्तियों से हम उन वीर बलिदानी शूरवीरों को याद करते हैं। ललकार सुने दुश्मन थर्राए, सिंहों जैसा वो नाद मिला है। ओ हिंद के वीर सिपाही, तुझको विजय शक्ति वरदान मिला है। तुझे जोश मिला, जुनून मिला है, सत्य अहिंसा सुकून मिला है। तेरे बलिदान में रंगत है, तुझ में वीरों का खून मिला है। तू देश के आगे शीश धरे, तू देश के आगे शीश धरे, रग रग में वो अरमान मिला है। 100 जन्म को तू ठोकर मारे, 100 जन्म को तू ठोकर मारे, जिस जन्म में हिंदुस्तान मिला है। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारतीय ध्वज फहराएगा, जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारतीय ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा।